हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सीए इंटरमीडिएट में 23 एग्जामिनेशंस। आज उसका 16th लेक्चर है। हम लोगों ने कल से प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया था और आज उसका सेकंड लेक्चर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैच प्रोवाइड करवाता हूँ और अनअकैडमी प्लस के वार्म अप बैच में एवरी डे एट 2:45 PM मैं जीएसटी की डिटेल क्लासेस ले रहा हूं जो कि मई 23 और नवंबर 23 के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जीएसटी के लिए आई सिंसियरली एंड आई वुड हार्डली रेकमेंड कि आप लोग वो जीएसटी की डिटेल क्लासेस जरूर देखें। ऑल्दो हम लोग फास्ट ट्रैक बैच में भी उसको कवर करेंगे, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि आप लोग डिटेल क्लासेस को भी जरूर देखो। बाकी हम लोग यहाँ पर कवर तो करेंगे ही करेंगे, राइट। सो 9 बजे रोज रात को यहाँ पर यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक टैक्स चलता है और अनअकैडमी प्लस के वार्म अप बैच में जीएसटी की डिटेल्ड क्लासेस चलती हैं दोपहर को 2:45 से 4:45 PM के लिए, पीएम तक। इस जीएसटी बैच को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा। आज आखिरी दिन है टू अवेल द ऑफर ऑफ 30% ऑफ इफ यू यूज माय कोड निश10। सो टुडे 31st January इज द लास्ट डे टू अवेल दैट ऑफर। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं निश10 व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, सो यू गेट 30% ऑफ। प्राइसेस वेबसाइट पर ऑलरेडी 10% से स्लैश डाउन है और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ मिल जाएगा, विच मेक्स इट 30%। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है सेशन के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था जिसमें मैंने सब बताया था कि कहां से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन वगैरह कैसे करना चाहिए, रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको सिंगल ग्रुप के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, तो दोनों केसेस में कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह। हाउ कैन यू इवन डिसाइड कि वेदर यू शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। तो वो सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच दैट। बाकी जो भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक क्लासेस चल रही हैं उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिससे आपको पहले लेक्चर से लेकर अभी तक के सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर जगह पर मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं स्लाइड्स यहां पर यूज कर रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक फॉर नोट्स में। जब आप लिंक फॉर नोट्स में जाएंगे तो आप लोग वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा जहां पर आपको आपके साथ मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल शेयर किया हुआ है कि कितने क्लासेस में कब कब आप लोगों का ये पूरा फास्ट ट्रैक कोर्स चलेगा और कब आपका ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल वहां पर भी आपका शेयर्ड है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो कल हम लोगों ने बिजनेस का मतलब समझा था, प्रॉफिट्स का मतलब समझा था। हमने सेक्शन 28 देखा था विच वाज अ चार्जिंग सेक्शन। हमने सेक्शन 29 देखा था जिसने बताया था कि पीजीबीपी की इनकम किस तरह से कंप्यूट होगी। हमने सेक्शन 30 देखा था, 31 देखा था, जिसमें 30 में हम लोगों ने बिल्डिंग्स के रेंट रेट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स वगैरह के बारे में बात की थी और सेक्शन 31 में हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी के रेंट रेट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस वगैरह के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी डेप्रिसिएशन के बारे में, सेक्शन 32 के बारे में। तो हम लोगों ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया है और उसको पुट टू यूज किया है फॉर लेस दैन 180 डेज तो उस पर आधे रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है और उसको पुट टू यूज किया है फॉर मोर देन 180 डेज तो उस पर पूरे रेट से डेप्रिसिएशन लग जाता है। साथ ही साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं या फिर पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं तो फिर आप अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 20% के रेट से मिलता है, लेकिन सिर्फ पहले साल ही मिलता है। लेकिन अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा है और उसको पुट टू यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज तो फिर पहले साल आपको 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और अगले साल आपको फॉरवर्ड हो जाएगा 10% का डेप्रिसिएशन। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे। आई होप आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर चुके हो। नाउ डेप्रिसिएशन जब कल से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग किस तरह से निकालते थे। हम देखते थे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऐड करते थे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, लेस करते थे उसमें मनीज रिसीवेबल, जो भी मनी हमें रिसीव होता था ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और तब जाकर हमारे पास डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन निकल कर आती थी। इस डब्ल्यूडीवी को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते थे, एसेट्स एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, एसेट्स एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और बैलेंस पर पूरे रेट से, लेस देन 180 डेज पर आधे रेट से, और नॉट पुट टू यूज पर कोई डेप्रिसिएशन हम नहीं देते थे। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती थी वो क्या थी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में हम ऐड करते थे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। नाउ
हाउ डू यू कैलकुलेट दिस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड? तो कल तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें तो एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन एग्जाम में अगर किसी और तरीके से आया या प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी और तरीके से आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या निकाली जाएगी, वो अब हम लोग अभी आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो देखो, एक्चुअल कॉस्ट में सबसे पहले ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एसेट तो आएगा जो कि आपका परचेज प्राइस होगा। इसमें आप ऐड करोगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये देखो बहुत ही ऑब्वियस है ये सारी चीजें, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत ही ऑब्वियस है। जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब एसेट को अगर आपने एक्वायर किया और अगर आपने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिए तो क्या वो यूज करने की पोजीशन में होगा? नहीं होगा। अगर आपने उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं दिए तो क्या वो यूज करने की पोजीशन में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रायल रन एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज आप तभी लोगे इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो जीएसटी में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर किसी भी चीज का नहीं मिल पाता है तभी उसको आप कॉस्ट में ऐड करोगे, राइट? अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है जीएसटी का तो फिर आप उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कब तक का ऐड होगा? अप टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज। तो जब तक आपने एसेट को पुट टू यूज नहीं किया उस डेट तक का इंटरेस्ट जितना भी बनेगा वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो तो आपका रीपे होता रहेगा धीरे धीरे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, राइट? इसमें से लेस करोगे सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। तो यहां पर जो हम लोगों ने देखा कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ट्रायल रन किया, किसी एसेट का आपने ट्रायल रन किया, सपोज मैंने एक चिप्स बनाने वाली मशीन बनाई, ठीक है? अब चिप्स बनाने वाली मशीन का मैं ट्रायल रन कर रहा हूं, तो ट्रायल रन करने से चिप्स तो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उन चिप्स को अगर मैंने सेल किया तो वो जो भी सेल वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। और अगर एसेट को अक्वायर करने के लिए सरकार से मेरे को कोई ग्रांट वगैरह मिल जाता है तो उसको भी मैं यहां पर से माइनस करूंगा, और तब जाकर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। इधर देखो, if any payment is greater than 10,000 rupees is made in relation to acquisition of asset by any mode other than account pay check, account pay demand draft, electronic clearing system to a single person in a single day, then it is not included in the actual cost. कल जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए आपने उसमें से नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि assume that all assets have been purchased through an account pay check, ठीक है? तो आज उसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने कोई भी एसेट 10,000 से ऊपर का परचेज किया विदाउट अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, मतलब कहने का बस इतना सा है कि 10,000 से ऊपर का एसेट अगर आपने कैश में पेमेंट करके खरीदा है तो फिर आपको उसका वो आपको कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उस पर आपको डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिल पाएगा, राइट? अच्छा, इफ एनी बिल्डिंग विच वॉज यूज बाई एनी अदर पर्पज इज नाउ ब्रॉट इनटू बिजनेस, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? अगर कोई बिल्डिंग है आपके पास, उस बिल्डिंग को आप पहले किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, मतलब वो आपका कैपिटल एसेट रहा होगा, और अब आप इस साल उसको अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हो, तो उस दिन बिजनेस में जिस दिन आप लेकर आओगे उस दिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? तो देखो, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रही होगी उसमें से आप माइनस करोगे नोशनल डेप्रिसिएशन एट करंट रेट। नोशनल डेप्रिसिएशन एट करंट रेट, नोशनल डेप्रिसिएशन एट करंट रेट मतलब जो भी इस साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग पर लगता है, राइट? जैसे जो कल मैंने आप लोगों को पूरा शेड्यूल दिखाया था कि अलग अलग एसेट क्लासेस पर अलग अलग रेट्स लगते हैं, तो बिल्डिंग में क्या रेट लगता है? 10% का रेट लगता है। तो हम लोग 10% के रेट से, क्योंकि अभी 2022-23 का बिल्डिंग का रेट क्या है? 10% है। हो सकता है जब आपने बिल्डिंग खरीदी हो तो उस साल कोई और रेट रहा हो, राइट? तो 10% के रेट से हम लोग हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आएंगे, और फिर इस साल की जो भी बिल्डिंग की WDV आएगी दैट विल बी माय एक्चुअल कॉस्ट फॉर द बिजनेस, राइट? और ये हो जाएगा तब जाके एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने वाली चीज है, ठीक है, ये सिर्फ बिल्डिंग वाले एसेट के लिए यूज होती है, बाकी किसी भी एसेट के लिए नहीं यूज होती है। तो अगर आप कोई गाड़ी वाड़ी लेके आए तो उसमें कोई भी नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी गाड़ी की वही एक्चुअल कॉस्ट आपकी यहां पर भी आ जाएगी। तो दिस इज अ स्लाइट लूप होल इन द लॉ बट स्टिल एग्जिस्ट, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक? This provision is applicable only for building and not for any other asset. So, if any other asset is brought into the business, actual cost shall be the cost at which the asset was acquired. आइए क्वेश्चन किया जाए। Mr. Nishten purchased a building on 16th February 2019 for 10 lakh rupees. On 15th July 2022, he brought such building into the business use. Calculate actual cost. तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी 10 लाख रुपए की होगी। अब ये प्रीवियस ईयर 18-19 में परचेज किया गया। प्रीवियस ईयर 18-19 में दिस वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो 5% के रेट से डेप्रिसिएशन आएगा। फिर 19-20 में 10%, 20-21 में 10%, 21-22 में 10%, 22-23 के लिए एक्चुअल कॉस्ट आपके पास निकल, ठीक है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी
10 लाख रुपए ये आ गई। अब 10 लाख पर 5% के रेट से आपका लगेगा ये कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज। तो 10 लाख रुपए पर 5% के रेट से डेप्रिसिएशन ये लगा 50,000 रुपए का। ये आपका 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर लगा। ठीक है, उसके बाद 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000, इस पर पूरा 10% का लग जाएगा, तो 95,000 हो जाएगा। ठीक, फिर 9,50,000 माइनस 95,000, 8,55,000 बचेगा। इस 8,50,000 पर 55,000 पर 10% से लगेगा। WDV मेथड चल रहा है ना, तो अब इस पर 10% तो 85,500, 85,500। उसके बाद 8,55,000 माइनस 85,500, ये बचेगा 769,500, इस पे भी 10% का लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 76,950, 76,950। टोटल कितना आ गया ये आपका डेप्रिसिएशन? 50,000 प्लस 95,000 प्लस 85,500 प्लस 76,950। टोटल डेप्रिसिएशन आपका आया 307,450। 307,450 आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। तो मेमोरी में डाल दो 10 लाख माइनस MRC इज इक्वल टू 692,550 इज योर कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट्स सी। A car purchased by Dr. Soman on 10th August 2019 for 525 for personal use is brought into professional use on 1st July 2022 by him when its market value was 2,50,000 rupees. Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 23-24, assuming the rate of depreciation 15%. तो देखो 5,25,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, कब खरीदी थी? प्रीवियस ईयर 18-19 में खरीदी थी। क्या इस पर नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करते रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नोशनल डेप्रिसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए अप्लाई होता है, ये बाकी किसी एसेट के लिए अप्लाई नहीं होता। क्या ये जो फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 2.5 लाख रुपए की ऑन द डेट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इनटू द बिजनेस, क्या ये आपका पीजीबीपी की इनकम में आएगा? क्या इसको एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा? नहीं, इसको भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं माना जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट यही रहेगी 5,25,000 रुपए की। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि हर एसेट के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट आपने एक्वायर की हुई थी वही कॉस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी अगर आप उसको बिजनेस यूज में लेकर आते हो तो, राइट? तो 5,25,000 रुपए पर आपको 22-23 में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 15% का। 5,25,000 रुपए पर 15% का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये 1 जुलाई के बाद, मतलब 1 जुलाई तो है, तो यहां पर आपको पता चल गया कि बिजनेस में आपका मोर देन 180 डेज का यूज हुआ। ठीक, मान लो 4 अक्टूबर के बाद ये एसेट बिजनेस में लाया जाता तो क्या तब भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाता? हाँ। क्यों? क्योंकि एसेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन दैट पर्टिकुलर ईयर अगर होता है तभी आधे रेट का डेप्रिसिएशन मिलता है। तो यहां पर अगर 4 अक्टूबर या ऑनवर्ड्स भी अगर आप इसको ब्रॉट इनटू बिजनेस लाते तो अक्वायर थोड़ी किया है आपने, अक्वायर तो आप पहले कर चुके हो, तो तब भी आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाता है। एनीवे द पॉइंट इज 5,25,000 रुपए पर 15% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, राइट? So as per section 43(1), the expression actual cost would mean the actual cost of the asset to the assessee. The purchase price of 525 is therefore the actual cost of car to Dr. Saman. Market value of 2,50,000 rupees on the date when the asset is brought into professional use is not relevant at all. Therefore, amount of depreciation on car as per section 32 for assessment year 23-24 would be 78,750, being 5,25,000 into 15%. I am sure सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय forever, बोलो निश्चय forever। अच्छा, उसके बाद कुछ और ये है, अच्छा नोट भी कुछ दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 5 to section 43(1), providing for reduction of notional depreciation from the date of acquisition of the asset for personal use to determine the actual cost of the asset is applicable only in case of building which is initially acquired for personal use and later brought into professional use. It is not applicable in respect of any other assets. मैं जरा पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब आगे एक्चुअल कॉस्ट में कुछ और चीजें हम लोग देख रहे हैं, आ जाओ देखते हैं। तो इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट या विल, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, जो भी पिछले ओनर ने खरीदा था वो, माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द प्रीवियस ओनर। पिछले ओनर को अगर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया था तो वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, अगर पिछले ओनर ने कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया था तो आपको वो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर पिछले ओनर ने उसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, फिर उसने मेरे को गिफ्ट कर दिया बिजनेस पर्पस के लिए, तो क्या मेरे को डेप्रिसिएशन को कुछ भी बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, नेक्स्ट
If any stock in trade is converted into capital asset and capital asset is used in business, then actual cost shall be the FMV on the date of conversion. ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर कोई आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था और अब उसको आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया और उस कैपिटल एसेट को आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट कैपिटल एसेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, वही आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट? चलो उसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल इफ अ बिल्डिंग held as stock in trade is converted into capital asset and the fair market value as on the rate of conversion is 10 lakh rupees, then this 10 lakh rupees shall be chargeable to tax under the head PGBP. 10 लाख रुपए हम लोग ये भी तो मानेंगे कि स्टॉक इन ट्रेड बिका है आपका, तो 10 लाख रुपए पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, एंड दिस 10 लाख रुपीस शैल बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ एसेट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन। और फिर इस बिल्डिंग का ये जो 10 लाख रुपए है ये आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ये ऐड हो जाएगा, राइट? आगे देखिए, if any asset is acquired at a higher value to claim depreciation on such higher value, then actual cost of such assets shall be determined by the assessing officer with the prior approval of the joint commissioner. इसका एक सिंपल सा मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर खुशल के पास एक मशीन है जिसकी WDV 1 लाख रुपए है, खुशल इसको ट्रांसफर करता है अमन को 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, ठीक है? तो अभी हायर वैल्यू पर ट्रांसफर किया गया। हायर वैल्यू पे क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि अमन ने अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया कि इसको मैंने 1 करोड़ 1 लाख में एक्वायर किया, तो अमन 1 करोड़ 1 लाख पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो WDV से हायर वैल्यू पर ट्रांसफर किया गया या बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू पर ट्रांसफर किया गया। इन सच केस कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर अमन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर व्हिच इज यूजुअली द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एकदम कॉमन सेंस। नेक्स्ट, if any asset is transferred by the assessee and after some time reacquired by the same assessee, actual cost shall be the lower of the following: WDV at the time of original transfer या फिर reacquisition cost। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सीए इंटरमीडिएट के लेवल के लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है, ये सीए फाइनल में ज्यादा रेलिवेंट होती है, बट ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। सपोज एमी के पास एक एसेट था, उसकी WDV 1 लाख रुपए की थी, एमी ने इसको जानवी को बेचा 5 लाख रुपए में, ठीक है? तो अब ओरिजिनल ट्रांसफरर कौन हुई? एमी हो गई। तो एमी ने पहली बार बेचा जानवी को 5 लाख रुपए में, जानवी ने इसको फिर से अंकिता को बेच दिया 7 लाख रुपए में, जानवी ने और महंगे पर बेच दिया, अंकिता ने इसको वैष्णवी को बेच दिया 9 लाख रुपए में, अंकिता ने फर्दर सेल किया और वैष्णवी ने इसको वापस एमी को बेच दिया 15 लाख रुपए में। तो एमी के पास ही एसेट था, एमी के पास ही एसेट था, इसकी WDV 1 लाख रुपए की थी। सबसे पहले एमी ने ट्रांसफर किया 5 लाख रुपए पर और उसके बाद एमी ने ही खरीद लिया 15 लाख रुपए में, ठीक है? नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट वुड बी 15 लाख रुपए और 1 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी, ठीक है? एमी ने ही बेचा और वापस एमी ने ही खरीद लिया, तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, तो आइदर WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और द रीएक्वायरिंग कॉस्ट विच एवर इज लोअर। नाउ नेक्स्ट, if any asset is acquired from any person and leased back to the same person, then actual cost shall be the WDV of the seller। आओ एग्जांपल से समझते हैं। अगर खुशल के पास एक मशीन है जिसकी WDV 1 लाख रुपए है और खुशल इसको अमन को बेच देता है 1 करोड़ 1 लाख में, अमन को इसने बेच दिया 1 करोड़ 1 लाख में, अमन ने इसको वापस खुशल को किराए पर दे दिया, अमन ने इसको वापस खुशल को किराए पर दे दिया, ठीक है? तो अभी क्या हो गया, अमन ने क्यों खरीदा होगा 1 करोड़ 1 लाख में? टू क्लेम डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इसको किराए पर दे दिया। इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर अमन, अमन के लिए क्या 1 करोड़ 1 लाख में कॉस्ट मानी जाएगी? नहीं, अमन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए ही मानी जाएगी, दैट इज WDV व्हिच वाज इन द बुक्स ऑफ खुशल, ठीक है? तो अमन ने भले ही 1 करोड़ 1 लाख रुपए में इसको खरीदा, लेकिन अमन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही 1 लाख रुपीस मानी जाएगी, जो कि इसके हाथ में WDV थी ओरिजिनल। नेक्स्ट, if any asset is acquired by non-resident outside India and that asset was brought by him into India and used for the purposes of business or profession, then actual cost क्या होगी? Actual cost minus depreciation calculated as if the asset was used in India from the date of acquisition। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के बाहर कोई एसेट खरीदा और उसको इंडिया में लेकर आ गया, तो फिर इंडिया में उसको उसके बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जितनी रेट पर जो भी एक्चुअल कॉस्ट रही होगी खरीदते समय माइनस डेप्रिसिएशन। अगर इंडिया में उसको यूज किया जाता तो कितना डेप्रिसिएशन लग जाता, उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हम लोग एक्चुअल कॉस्ट इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स में लेकर आएंगे, राइट? अब आ जाओ सेक्शन 50 के बारे में बात करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, राइट? ये ऑल्दो कैपिटल गेन्स का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग पीजीबीपी में पढ़ते हैं क्योंकि पीजीबीपी का भी इसमें काफी ज्यादा पोर्शन आ जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आओ एक एक करके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स सी, अगर आप एसेट्स को बेचते हो जब वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है आओ देखते हैं। तो ओपनिंग WDV ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज 6 लाख रुपीस। द ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 5 एसेट्स, ब्लॉक में 5 एसेट्स हैं, ब्लॉक की ओपनिंग WDV कितनी है? 6 लाख रुपए की है। ड्यूरिंग द ईयर 2 मोर एसेट्स वर परचेज फॉर 2 लाख रुपीस, तो एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपका 2 लाख आ गया। अभी आपकी कितना हो गया? 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख रुपए।
and were put to use on 1st July 2022. All these 7 assets were sold on 1st March 23 for 9,20,000 rupees. Discuss the tax implications of depreciation and capital gain. ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स के जो टैक्स इंप्लीकेशंस है, आओ उसके बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख रुपए की थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख रुपए की थी और नंबर ऑफ एसेट्स कितने थे? नंबर ऑफ एसेट्स 5 थे, राइट। हमने 2 लाख रुपए के एसेट्स और खरीदे, 2 लाख रुपए के एसेट्स हमने और खरीदे, ये नंबर ऑफ एसेट्स 2 आ गए। टोटल हमारे पास 8 लाख रुपए का ये आ गया और ये थे 7 एसेट्स हमारे पास आ गए हैं, राइट। अब हमने इस पूरे के पूरे को बेच दिया, सातों के सातों एसेट्स बेच दिए हमने, 9,20,000 रुपए में बेच दी। अगर मैं यहां से 9,20,000 माइनस करूंगा तो मेरी डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाएगी। क्या डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ सकती है? कॉमन सेंस से सोचो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर मैं सिर्फ 8 लाख रुपए ही माइनस करूं तो ये मेरा निल आ जाएगा, ये भी मेरा निल आ जाएगा। क्या मेरे पास डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कोई डब्ल्यूडीवी बची? लेकिन मैंने तो 9,20,000 रुपए में बेचा था, 8 लाख रुपए के एसेट्स को मैंने 9,20,000 में बेच दिया, तो 1,20,000 मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, 1,20,000 मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो देखो, क्या मेरे पास कोई एसेट है? एसेट मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई एसेट नहीं है। क्या कोई डब्ल्यूडीवी बची है? डब्ल्यूडीवी नहीं बची है। क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा? नहीं। क्या कैपिटल गेन्स अराइज होंगे? कैपिटल गेन्स अराइज हो जाएंगे। ठीक है, अभी कैपिटल गेन्स कैसे आएंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 9,20,000 रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 9,20,000 रुपए। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज, ये वाला 8 लाख रुपए माइनस करोगे आप, तो 1,20,000 रुपए का आपका कैपिटल गेन्स आ जाए। ठीक है, 1,20,000 रुपए का आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स अगर आपकी 6 लाख रुपए की है, ब्लॉक में 5 एसेट्स है। During the year, 2 more assets were purchased for 2 lakh rupees and were put to use on 1st July 22. All these 7 assets were sold on 1st March 23 for 6,50,000 rupees. Discuss the tax implications of depreciation and capital. ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इसको। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितने की थी? 6 लाख रुपए की थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख रुपए की थी। हमारे पास 5 एसेट्स थे। हमने 2 लाख रुपए के एसेट्स को अक्वायर किया, 2 एसेट्स और आ गए। टोटल 8 लाख रुपए के आपके पास एसेट्स आए, 7 आपके पास एसेट्स हैं। अब इनको कितने रुपए में आप बेच रहे हो? 6,50,000 रुपए में बेच रहे हो। क्या सारे के सारे एसेट्स बेच रहे हो? हाँ, आप सारे के सारे एसेट्स बेच रहे हो। ठीक है, सातों के सातों एसेट्स बेच दिए। ठीक है, और 6,50,000 रुपए में बेचे, 6,50,000 रुपए में बेचे गए, राइट। अब 8 लाख माइनस 6,50,000 कितना आएगा? 1,50,000 आएगा। पर क्या मेरे पास कोई एसेट बचा? नहीं। अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरे पास एसेट नहीं बचा पर डब्ल्यूडीवी बची हुई है, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मेरे पास एसेट ही नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन कहां पर क्लेम करूंगा? तो ये जो 1.5 लाख रुपए है, दिस विल बी माय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, सारे एसेट्स बिक गए लेकिन ये 1.5 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी अभी भी पड़ी रह गई, तो दिस इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये 6.5 लाख रुपए में बेचा लेकिन डब्ल्यूडीवी थी 8 लाख, तो 6.5 लाख माइनस 8 लाख, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लॉस हो गया, राइट। तो एसेट मेरे पास नहीं है, डब्ल्यूडीवी मेरे पास है। क्या डेप्रिसिएशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पर क्या कैपिटल गेन हुआ? यस, कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, कैपिटल गेन कैसे हुआ? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई आपकी 6,50,000 रुपए की और 8 लाख मेरी डब्ल्यूडीवी थी और इसमें 1.5 लाख रुपए का मेरा कैपिटल लॉस निकल कर आ गया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लॉस मेरा निकल कर आ गया है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख की थी, 5 एसेट्स थे, 2 और एसेट्स अक्वायर किए 2 लाख के, इनको पुट टू यूज किया। इसमें से 4 एसेट्स को बेचा गया 8,90,000 में। इसमें से 4 एसेट्स को बेचा गया 8,90,000 में। अब इसके डेप्रिसिएशन के और कैपिटल गेन के टैक्स इंप्लीकेशंस को आओ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख रुपए की थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख रुपए की थी, 5 एसेट्स थे, 2 लाख रुपए के 2 और एसेट्स खरीदे, टोटल 8 लाख रुपए हो गए और यहां पर 7 एसेट्स हो। क्या हमने सारे एसेट्स बेचे? नहीं, यहां पर हमने अभी सिर्फ 4 एसेट्स बेचे। हमने सिर्फ 4 एसेट्स बेचे। कितने पर बेचे? 8,90,000 रुपए पर बेचे। अब देखो, अगर मैं यहां से 8,90,000 माइनस कर दूंगा तब तो 90,000 नेगेटिव डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। एंड आज डिस्कस अभी 2 मिनट पहले, क्या नेगेटिव डब्ल्यूडीवी आ सकती है? नहीं, नेगेटिव डब्ल्यूडीवी नहीं आ सकती। तो 90,000 रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, 90,000 रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा। तो यहां पर मैं 8 लाख रुपए ही माइनस करूंगा और ये मेरा निल आ जाएगा। पर अभी भी मेरे पास 3 एसेट्स बचे हुए होंगे।
तो अब बताओ मेरे को, एसेट्स मेरे पास बचे हुए हैं लेकिन जब WDV ही नहीं है तो क्या मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं। डेप्रिसिएशन में तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मेरे पास एसेट्स भी होंगे और WDV भी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कितने एसेट्स और कितनी WDV। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो फिर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा एंड कैपिटल गेन्स विल अराइज, राइट। तो अब यहां पर देखो, क्या हमारे पास एसेट है? यस, हमारे पास एसेट है। क्या WDV है? नो। तो क्या मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं? नो। क्या कैपिटल गेन्स अराइज होंगे? यस। एंड ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि 90,000 रुपीज के कैपिटल गेन्स अराइज होंगे। 8,90,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 8 लाख की आपकी WDV, तो 90,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो 8,90,000 ये हो गया। इसमें से 8 लाख रुपीज आपने माइनस किए तो 90,000 रुपीज के आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइज हो गए, राइट। जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से कोई भी एसेट बिकता है और कैपिटल गेन अराइज होता है तो आपने नोटिस किया होगा हमेशा इट्स आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस एसेट को आप कितने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हो या वो एसेट आपने कितने साल पहले खरीदा है। तो जब भी कोई डेप्रिशिएबल एसेट को आप ट्रांसफर करते हो तो जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है दैट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। लास्ट केस इसमें एक बार फिर से देखते हैं। ओपनिंग WDV 6 लाख की थी, इसमें 5 एसेट्स थे। साल भर में आपने 2 लाख रुपए के 2 एसेट्स और अक्वायर किए। 4 एसेट्स को आपने बेच दिया, 6,20,000 रुपए में बेचा। अब देखो टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे डेप्रिसिएशन के और कैपिटल गेन। तो शुरुआत में हमारे पास 6 लाख रुपए के एसेट्स थे और 5 एसेट्स थे। 2 लाख रुपए के एसेट्स मैंने और खरीद लिए, 2, टोटल 8 लाख रुपए के एसेट्स आ गए, 7 एसेट्स है। 4 एसेट्स को बेचा गया, अभी 4 एसेट्स को बेचा गया, ठीक है। और कितने में बेचा गया? 6,20,000 रुपए में बेचा गया, 6,20,000 रुपए में बेचा गया। अभी देखो, 8 लाख में से माइनस 6,20,000 कर दो तो मेरे पास 1,80,000 रुपए की WDV बचती है और मेरे पास 3 एसेट्स भी बचते हैं। अब बताओ, एसेट्स भी हैं, WDV भी है, क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेबल है? हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेबल है। क्या कोई कैपिटल गेन्स अराइज हुआ? ऑफ कोर्स नॉट, कोई कैपिटल गेन्स अराइज नहीं हुआ। कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में तभी अराइज होता है जब पूरा ब्लॉक खत्म हो जाता है, या तो ब्लॉक में से सारे एसेट्स खत्म हो गए या तो ब्लॉक की WDV खत्म हो गई, सिर्फ तभी कैपिटल गेन्स अराइज होगा। अदरवाइज डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में कैपिटल गेन्स कभी अराइज नहीं होगा, राइट। तो क्या यहां पर एसेट है? यस, यहां पर एसेट है। क्या WDV है? यस, WDV है। क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या कैपिटल गेन्स आएगा? कोई कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, ठीक है। इन चारों ही केसेस की समरी मैंने आप लोगों को यहां पर दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हो। पूरा कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, ये जो चारों क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने किए इसकी पूरी एक समरी मैंने आपको नोट्स में दी हुई है। पूरी एक प्रॉपर टेबल होगी, यहां पर मैंने 2 स्लाइड्स में टेबल को की हुई है, पर आपके नोट्स में एक प्रॉपर टेबल मिल जाएगी तो आप उसको रेफर कर सकते हो, राइट। आ जाओ सर, अब देखो, अगर आप इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में एसेट्स को बेचते हो, जहां पर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, अगर ऐसे केस में आप एसेट को बेचते हो तो फिर किस तरह से क्या इंप्लीकेशन होता है, तो लेट्स सी। तो एन एसेट इज परचेज्ड ऑन 1st April 2020 फॉर 1 लाख रुपीस, depreciation is charged at 10% on straight line method. On 1st April 2022 the asset is sold for 72,000 rupees. Discuss the implications of depreciation and capital gains. Now let's look at it. आइए अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट आपका कितना है? कॉस्ट ऑफ एसेट आपका था 1 लाख रुपए का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट आपका 1 लाख रुपए का था। इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% के रेट से। तो प्रीवियस ईयर 2021 में खरीदा था ना, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए 10,000 रुपए का ये आया, तो ये 90,000 रुपए, ठीक है। और फिर 21-22 का 10,000 रुपए का ये और डेप्रिसिएशन आया, तो 80,000 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021, सॉरी 22, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 22, इसको आप सही कर देना। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 22 निकल कर आई है 80,000 रुपए की। बिका कितने में है ये? बिका है 72,000 रुपए में, बिका है ये 72,000 रुपए में। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुई है 72,000 रुपए और WDV 80,000 रुपए की आई है। अब सुनना, ये जो 8,000 रुपए है, ये जो 8,000 रुपए का यहां पर आपको गिराव दिखा है, दिस इज नॉट कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रिसिएशन।
जल्दी से, बहुत जल्दी से आपको इसका लॉजिक बताता हूं, बहुत ही जल्दी से। बचपन में जब हम लोगों ने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो एस्टिमेट बेसिस पर लगता है। डेप्रिसिएशन आपका एस्टिमेट बेसिस पर लगता है, ठीक है। एक्चुअल फॉल इन द मार्केट वैल्यू या एक्चुअल फॉल इन द इंट्रिंसिक वैल्यू तो अलग चीज होती है, एस्टिमेट एक अलग चीज होती है। कायदे से अगर ये एसेट 72,000 रुपए में बिक रहा है पर हमारी बुक्स में 80,000 रुपए का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस एसेट की वैल्यू एक्चुअली 72,000 तक पहुंच गई है, राइट। कायदे से इसकी वैल्यू 72,000 तक पहुंच गई है, पर हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो सिर्फ इसका गिराव इतना नोट किया है कि ये सिर्फ 80,000 तक पहुंचा है। एक्चुअल फॉल इन द वैल्यू कितना हुआ? एक्चुअल फॉल इन द वैल्यू तो अभी 8,000 से और आना बाकी है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, कि कायदे से ये भी 8,000 रुपए डेप्रिशिएट तो हुआ है, पर ये डेप्रिसिएशन अपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि हम तो एस्टिमेट बेसिस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पर जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो और आप एसेट को बेचते हो, तो आप इंडिविजुअल एसेट सिस्टम होता है, वैसे भी यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड में ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला सिस्टम तो होता नहीं है। तो आप देखो कि क्या उस एसेट पर आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, डब्ल्यूडीवी कितनी थी? डब्ल्यूडीवी 80,000 की थी, पर बिका 72 में, मतलब कायदे से इसकी वैल्यू 72 तक आ जानी चाहिए थी। मतलब डेप्रिसिएशन 8,000 का और आपको कर लेना चाहिए था, नोट कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये जो 8,000 रुपए का लॉस हुआ है, जिसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते थे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्चुअली दिस इज नॉट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस इज जस्ट टर्मिनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा रह गया। टर्मिनल मतलब एंड का डेप्रिसिएशन थोड़ा सा नोट करने के लिए रह गया था। तो आइए अब इसको नोट कर देते हैं। तो ये जो 8,000 का लॉस हुआ है, एक्चुअली ये लॉस नहीं है, एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन की ही फिगर थी, पर हमने इनिशियली रिकॉर्ड नहीं की। क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेट बेसिस पर लगाते हैं। तो ये जो 8,000 रुपए है, ये आपका P&L के अंदर डेबिट हो जाएगा। तो दिस वुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज अलाउड एज डिडक्शन एंड नो कैपिटल गेन्स शैल अराइज। ये आपका हो जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हो जाता है आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई है, राइट। अब देखो दूसरा, an asset is purchased on 1st April 20 for 1 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन 10% के रेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज हो रहा है। 1st April 22 को एसेट को 89,000 रुपीस में बेच दिया। इंप्लीकेशंस बताओ डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स, राइट। अगेन यहां पर 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा गया, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर लगा, 90,000 रुपए ये आया, फिर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां लगा, 80,000 रुपए डब्ल्यूडीवी यहां पर आ गई। इसको 89,000 रुपीस में बेचा जा रहा है, ठीक है। इसे 89,000 रुपीस में बेचा जा रहा है, राइट। तो अब ये जो 9,000 रुपए का अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलते थे, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलते थे, दिस इज नॉट एक्चुअली गेन। द पॉइंट इज कि ये इसकी वैल्यू सिर्फ 89,000 तक ही आई है, ठीक है। पर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जबरदस्ती इसकी वैल्यू गिराकर 80,000 कर रखी है, राइट। तो जो 9,000 रुपए है, ये आपने अननेसेसरीली चार्ज कर रखा है, ये अननेसेसरीली चार्ज कर रखा है। जो एक्स्ट्रा 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया हुआ है, ये अननेसेसरीली चार्ज कर रखा है। तो इसको अब आप P&L में क्रेडिट कर दो, क्योंकि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो P&L डेबिट हो रहा था। अब आप इसको क्रेडिट कर दो, और इस चीज को बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, कि मतलब आपने अननेसेसरीली चार्ज किया हुआ था, ये बैलेंस है जो आपने अननेसेसरीली चार्ज किया हुआ था। अब इसको P&L में क्रेडिट करके इसको नलिफाई कर दो, राइट। तो 89,000 रुपीज, 89,000 रुपीज का ये हो गया, माइनस 80,000 रुपीज, 9,000 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा, और ये आपका P&L में क्रेडिट हो जाएगा, एंड दिस इज टैक्सेबल। इस पर कोई भी कैपिटल गेन्स अराइज नहीं होंगे, राइट। तो एकदम सिंपल सा फंडा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके डब्ल्यूडीवी वाले सिस्टम में एसेट्स का सेल वगैरह हो रहा है जो कि डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में किस तरह से होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट। अगर आपकी डब्ल्यूडीवी भी खत्म हो जाती है और या एसेट खत्म हो जाता है, दोनों में से कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन्स अराइज होंगे। अगर आपकी डब्ल्यूडीवी और एसेट दोनों ही बचता है, तो फिर आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में आप इंडिविजुअल एसेट सिस्टम देखोगे, और इंडिविजुअल एसेट में आप देखोगे अगर आपका कोई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आता है तो उसको बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं, उसका लॉजिक आपको बताया। अगर आपको कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आता है तो उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको P&L में डेबिट कर दिया जाता है, राइट। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स सी। So an asset is purchased on 1st April 20 for 1 lakh रुपए. Depreciation is charged at 10% on straight line method. On 1st April 22, the asset is sold for 1,17,000 रुपए. Discuss the implication of depreciation and capital gains. अब सुनना मेरी बात जरा बहुत ध्यान से। कॉस्ट ऑफ एसेट थी आपकी 1 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एसेट थी 1 लाख रुपए, आपने 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 90,000 रुपए ये आ गया, फिर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और चार्ज हुआ, 80,000 रुपए ये आ गया। अब ये 80,000 रुपए का एसेट बिका कितने में? 1,17,000 रुपए में बिका है,
ठीक है, 1,17,000 रुपए में बिका है। अब सुनो, 1,00,000 में एसेट को खरीदा, 1,17 में ये एसेट बिका, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 17,000 रुपए ओवर एंड अबव द कॉस्ट है, दिस इज योर कैपिटल गेन इन ट्रू सेंस। ठीक है, खुद से सोचो, आपने जो एसेट खरीदा, कैपिटल गेन्स कब अराइज होता था? जब आप एसेट को खरीदते थे और उसको कॉस्ट से ऊपर बेचते थे, तभी तो कैपिटल गेन्स अराइज होता था, राइट? तो अगर आपने इस एसेट को 1,00,000 में खरीदा और 1,17,000 में बेचा, तो ये जो 17,000 है, जितना पोर्शन कॉस्ट के ऊपर जा रहा है, सही मायने में तो वही आपका कैपिटल गेन हुआ ना, तो उतना पोर्शन कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट? लेकिन बिका तो कितने में? बिका 1,17,000 में, पर हमारी WDV तो 80 थी, हमारी WDV 80 थी, तो 80 से 1,00,000 तक, यानी ये 20,000 रुपए का जो आपने डेप्रिसिएशन अननेसेसरी कैलकुलेट किया है, दिस विल बी नोन एज व्हाट? बैलेंसिंग चार्ज। अननेसेसरी चार्ज करके रखा हुआ है, इसको बैलेंस कर, ठीक है? तो अननेसेसरली ये जो 10,000 रुपए का, 20,000 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा हुआ है, इसको बैलेंस कर दो, और उसके ऊपर, मतलब कॉस्ट के ऊपर अगर कुछ आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट इज इन ट्रू सेंस योर कैपिटल गेन, राइट? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 1,17,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1,00,000 की थी, तो ये अब आया आपका 17,000 रुपए का। एंड कैपिटल गेन कितना आएगा? कैपिटल गेन आएगा आपका 1,17,000 माइनस 1,00,000, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 58, ठीक है? तो ये आपका 17,000 रुपए यहां पर आ गया, और बैलेंसिंग चार्ज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, वो कॉस्ट माइनस WDV होगा, दैट इज 20,000, ठीक है? तो एसेट की WDV के ऊपर अगर बिक रहा है, तो अप टू कॉस्ट बैलेंसिंग चार्ज, कॉस्ट के ऊपर कैपिटल गेन, सिंपल। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एसेट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड पार्टली फॉर कमर्शियल पर्पसेस, तो फिर पर्सनल पर्पसेस, तो फिर क्या होगा? पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप एसेट को यूज करोगे, तो फिर क्या होगा? मैं फटाफट से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। आइए देखिए, अगर आपका एसेट पूरी तरह से बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स बिजनेस आपको अलाउ होता है एज डेप्रिसिएशन। इसको कैलकुलेट करने का फंडा बड़ा सिंपल सा होता है, आप डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा कैलकुलेट करो नॉर्मल तरीके से, ठीक है? डेप्रिसिएशन आप पूरा कैलकुलेट करो नॉर्मल तरीके से, राइट? और बिजनेस के लिए डिडक्शन आप सिर्फ उतना लो, डेप्रिसिएशन को दो पार्ट्स में बांटो, मतलब आपका जो भी एसेट है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो वो पूरी फुल कॉस्ट पर आएगा, मतलब 1,00,000 रुपए का अगर एसेट है, उसका सपोज 70% आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और 30% आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपके बिजनेस के ब्लॉक ऑफ एसेट है, उसमें 70,000 कॉस्ट में नहीं आएगी, कॉस्ट में पूरा 1,00,000 रुपए आएगा, ठीक है? इस पर सपोज 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, तो इस 10,000 रुपए के डेप्रिसिएशन को पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल के लिए यूज करो, 70% बिजनेस पर्पस, तो 10,000 रुपए में से 7,000 बिजनेस पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन आएगा, तो 7,000 ही अलाउ होगा। तो यहां पर पंगा क्या हुआ कि पूरी की पूरी कॉस्ट को आपने ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ले आए, कायदे से कॉस्ट भी आपको प्रोपोर्शनेट करके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ऐड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फुल वैल्यू जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उसको आप पूरा का पूरा ब्लॉक में ले आए, लेकिन डेप्रिसिएशन आपने सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलाउ किया, ठीक है? तो बिजनेसमैन के लिए फायदा ही हो जाता है। आओ देखो, तो suppose a car is used 60% for business purpose and 40% for personal purposes. The opening WDV of the block is 4 lakh rupees. Depreciation is applicable at 15%. Calculate the closing WDV of the block. Right? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Total depreciation will be 15% of 4 lakh rupees, यानी 60,000. This depreciation will be segregated into two parts. That is 60%, मतलब 36,000, और 40%, that is 24,000. While calculating the closing WDV, the amount of depreciation that will be subtracted would be 36,000 only. And hence the closing WDV will be 4 लाख माइनस 36,000, तो 3,64,000 रुपए की क्लोजिंग WDV आ जाती है, ठीक है? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। आइडियली हम लोगों को ऐसा फील होगा, आइडियली हम लोगों को ऐसा फील जरूर होगा कि जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को भी आप दो पार्ट्स में बांटो, कितना बिजनेस पर्पस के लिए, कितना पर्सनल पर्पस के लिए, और सिर्फ बिजनेस पर्पस वाली कॉस्ट को ही आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स में ऐड करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में पूरी की पूरी कॉस्ट ऐड होती है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन देने की बारी आती है, तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही दिया जाता है। तो पूरे के पूरे ब्लॉक पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, और फिर उसको प्रोपोर्शन करो कि अच्छा ये वाला एसेट इतना बिजनेस के लिए, इतना पर्सनल के लिए, तो जितना बिजनेस का प्रोपोर्शन वाला डेप्रिसिएशन है, उतना ही आपको रिडक्शन में अलाउ हो जाएगा, राइट?
दिस कॉन्सेप्ट इज डन। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 35 पर, साइंटिफिक रिसर्च, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च में आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, राइट। तो क्या उस पर भी आपको एडिशनल एप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। कल हमने जब एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो उसमें 4 कंडीशंस थी कि इन केसेस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। उसमें से एक कंडीशन थी कि अगर किसी एसेट पर 100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है इन द प्रीवियस ईयर तो वहां पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसमें मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, एक तो साइंटिफिक रिसर्च वाला केस बताया था, दूसरा 35 एडी वाला केस बताया था कि सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में भी जो भी आप एसेट्स खरीदते हो उसका 100% डिडक्शन आपको पहले ही साल मिल जाता है, और जो 35 एडी वाले बिजनेसेस है वहां पर भी मिल जाता है। अब आप देखते हैं कि कैसे मिलता है और किस तरह से मिलता है और क्या क्या उनकी कंडीशंस है। नाउ सरकार साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहती है, तो सरकार कहती है कि आप साइंटिफिक रिसर्च करिए और उस पर जितना भी पैसा आपका खर्च होगा उसका हम आपको 100% का रिडक्शन दे दें। साइंटिफिक रिसर्च, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मैं साइंटिफिक रिसर्च प्रोफेशनली तो कर नहीं सकता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी मैं आप लोगों को टैक्स पढ़ा रहा हूं, टैक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं साइंटिफिक रिसर्च कैसे कर सकता हूं, या फिर अगर कर भी सकता हूं तो मुझे रात को कभी करनी होगी जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में मुझे तो साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप खुद एक साइंटिस्ट नहीं है या आप खुद से साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं, आप कुछ डोनेशंस कर सकते हैं उन लेबोरेटरीज को, उन आईआईटीज को, उन नेशनल लेबोरेटरीज को, उन रिसर्च फैसिलिटीज को जो रिसर्च फैसिलिटीज साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं। जैसे प्रयागराज में ही, प्रयागराज के आउटर में एक एरिया है नैनी, वहां पर एक हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां पर दिन भर यही होता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और वो दिन भर साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं। तो अगर मेरा मन करे तो मैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में डोनेशन दे सकता हूं और जो भी डोनेशन मैं दूंगा उसका मुझे 100% डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा, राइट। आओ देखते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च 2 तरीके से हो सकती है, एक तो इन हाउस रिसर्च, मतलब मैं खुद ही साइंटिस्ट हूं और अगर मैं खुद साइंटिस्ट हूं तो अपने खुद के बिजनेस के लिए, अपने खुद के प्रेमिसेस में मैं रिसर्च कर रहा हूं। उस केस में क्या होगा, अगर अपने खुद के बिजनेस के लिए मैंने किया तो फिर देखो, अगर मैंने बिजनेस के कोर्स में रिसर्च किया, अगर मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस किया तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा और कैपिटल एक्सपेंसेस में लैंड पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100% का रिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लैंड पर जब डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता तो यहां पर भी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस पर भी 100% रिडक्शन मिल जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी 100% का रिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर लैंड। ये तब है अगर मैंने बिजनेस करते करते रिसर्च किया। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले साइंटिफिक रिसर्च किया और उसके बाद बिजनेस को शुरू किया, राइट। तो देखो, अगर मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले रिसर्च की, वो रिसर्च कितने सालों की काउंट की जाएगी? सिर्फ 3 साल की, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 15 साल से रिसर्च कर रहा हूं और उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 15 साल में जितना भी खर्चा किया था उसका एक्सपेंडिचर मेरे को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 3 साल तक का आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगर मैंने कोई भी इनकर किए, इसमें मटेरियल का अलाउड होगा, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स ये लेबर वाला अलाउड हो जाएगा और अदर्स में कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो मटेरियल, लेबर, ये 2 चीजें होती हैं, आप लोग कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली कॉस्ट में। तो मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगा, लेबर में परक्विजिट्स को छोड़ के सारी जो भी सैलरी दी हुई होगी उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, बाकी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एज फार एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड, तो लैंड पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है रिसर्च ड्यूरिंग द बिजनेस और यहां पर मैंने नोट 1 लिखा हुआ है। तो नोट 1 क्या है? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड एंड रिसर्च इज कैरीड ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, देन डिडक्शन एट 100% इज अलाउड ऑन ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। टिल प्रीवियस इन 1920 इट वाज 150%। देखो, तीनों कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? असेसी शुड बी अ कंपनी, असेसी जो है आपकी कंपनी होनी चाहिए। assessee should be engaged in manufacturing business और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, एंड तीसरा रिसर्च आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तभी आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। प्रीवियस ईयर 1920 तक 150% का डिडक्शन था, पर अब बड़ा सिंपल हो गया है, अब हर जगह सिर्फ 100% का ही डिडक्शन मिलता है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट बी, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। अगर मैं आउटसाइडर्स को डोनेशन देता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा? तो देखो, अगर मैं किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देता हूं, किस लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो मुझे 100% का रिडक्शन मिल जाता है। अगेन, पहले ये अलग अलग फिगर्स होती थी, पर अब बड़ा सिंपल है। तो अगर मैं डोनेशन देता हूं अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो उसके लिए मेरे को 100% का रिडक्शन मिल जाएगा।
उसके बाद अगर मैं अप्रूव्ड इंडियन कंपनी इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देता हूं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो मुझे 100% का रिडक्शन मिल जाएगा, और अगर मैं आईआईटीज या नेशनल लैबोरेटरीज को देता हूं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो भी मेरे को 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज क्लेम्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर 35 सेक्शन 35 में आपने 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड थ्रू कॉम्पोजिट एग्रीमेंट देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एफएमवी बिकॉज़ डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। राइट, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग कॉम्पोजिट एग्रीमेंट में खरीदी है तो फिर उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट लैंड के लिए है, कितनी कॉस्ट बिल्डिंग के लिए है, क्योंकि लैंड पर आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ बिल्डिंग पर आपको रिडक्शन मिलेगा। राइट, the deduction shall not be denied if approval of institution is withdrawn after the payment by assessee। राइट, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस पर मैंने डोनेशन दे दिया और मेरे डोनेशन देने के बाद मैंने उसका रिडक्शन भी क्लेम कर लिया, पर डोनेशन देने के बाद पता चला कि हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो अप्रूवल था कि हाँ ये एक ऑफिशियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसका अप्रूवल विथड्रॉ कर लिया गया, उसकी परमिशन विथड्रॉ कर ली गई, तो क्या अब इनकम टैक्स वाले मुझसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं आपने हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट को पेमेंट दिया, डोनेशन दिया, लेकिन वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन अब रहा ही नहीं, तो इसलिए अब आपने जो भी पैसा दिया उसका रिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, लाओ उस पर टैक्स दो। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते, मेरी थोड़ी गलती है कि अगर वो उसकी जो वो अप्रूवल था उसको विथड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, जब मैंने डोनेशन दिया था तब तो वो एक अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, अब बाद में वो उसका अप्रूवल विथड्रॉ कर लिया गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा डिडक्शन लैप्स नहीं होगा। राइट, आइए सर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो, Mr. Praveen Kumar has furnished the following particulars related to the payments made towards scientific research for the year ended 31st March 23। Let's see. Payments made to K Research Limited। K Research Limited 20 लाख रुपए का, क्या पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट्स मेड टू एलिमेंट कॉलेज, एलिमेंट कॉलेज में 15 लाख रुपए का, क्या 100% का रिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, 100% रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पेमेंट साइंटिफिक रिसर्च के लिए हुए हैं। पेमेंट्स मेड टू ओपीक्यू कॉलेज 10 लाख रुपए, ओपीक्यू कॉलेज, क्या 100% का रिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। नोट, K Research and Element College are approved research institutions and these payments are to be used for purpose of scientific research। अच्छा, तो ये जो तीन मैंने आप लोगों को बताए, K Research, Element College, OPQ, इसमें से इसने बताया कि सिर्फ K Research और Element College ही approved research institutions है, मतलब ये जो OPQ कॉलेज है ये तो अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, यहां पर तो दिया ही नहीं है, तो फिर OPQ के लिए जो 10 लाख रुपए आपने डोनेट किया उसका आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे देखो, पेमेंट्स मेड टू नेशनल लैबोरेटरी, ये 8 लाख रुपए का है, इसका तो आपको 100% रिडक्शन डेफिनेटली मिल ही जाएगा। उसके बाद मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, तो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो 25 लाख रुपए का आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सैलरीज टू रिसर्च स्टाफ एंगेज्ड इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, तो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने सैलरी एक्सपेंडिचर किया है तो उसका भी आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगा। Compute the amount of deduction available under section 35 of the Income Tax Act 1961 while arriving at the business। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ ये ओपीक्यू कॉलेज वाले को छोड़कर बाकी सब पर 100% का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, के रिसर्च में कितना पैसा दिया? 20 लाख रुपए दिया, 100% डिडक्शन अलाउड है 20 लाख रुपए। उसके बाद 15 लाख रुपए दिया एलिमेंट कॉलेज में, 100% का रिडक्शन अलाउड है लाख। ओपीक्यू में 10 लाख रुपए दिया, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं। फिर 8 लाख रुपए यहां पर इन हाउस के लिए, नहीं नेशनल लेबोरेटरी में 8 लाख रुपए, 100% 8 लाख। ठीक है, उसके बाद इन हाउस के लिए 25 लाख रुपए मशीनरी के, 100% रिडक्शन अलाउड 25 लाख रुपए। 12 लाख रुपए लेबर, 100% रिडक्शन अलाउड, 100% रिडक्शन अलाउड 12 लाख रुपए। ठीक, टोटल कितना हुआ? 20 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख प्लस 25 लाख प्लस 12, 80 लाख रुपए का टोटल डिडक्शन आपको सेक्शन 35 का मिल जाए। ठीक है, 80 लाख रुपए का
आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. A furnishes the following particulars for previous year 22-23. Compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 23-24 while computing his income under the head profits and gains from business or profession. मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हो कितनी स्मूथली येट तेजी तेजी से हम लोगों का सिलेबस ट्रैक पर चले जा रहा है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। Amount paid to notified approved Indian Institution of Science Bangalore for scientific research, 100% का रिडक्शन इस पे आप लोगों को मिल जाएगा। Amount paid to IIT Delhi for approved scientific research program, 2.5 लाख रुपए पर 100% का रिडक्शन। Amount paid to X Limited, a company registered in India which has as its main objective scientific research and development as is approved by the prescribed authority, 4 लाख रुपए पर भी 100% का रिडक्शन। Expenditure incurred on in-house research and development facility as approved by the prescribed authority. Revenue expenditure on scientific research 3 लाख रुपए, 100% reduction. Capital expenditure including cost of acquisition of land 5 लाख रुपए on scientific research. तो 7.5 लाख में से लैंड की कॉस्ट को माइनस करोगे 5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए पर 100% का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 1 लाख रुपए का आपने यहां पर पेमेंट किया, 1 लाख रुपए का पेमेंट, 100% रिडक्शन मिल गया और ये 1 लाख रुपए यहां आ गया। उसके बाद आईआईटी दिल्ली 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का पेमेंट आपने किया है इसको, 100% रिडक्शन, 2.5 लाख रुपए का रिडक्शन आपको यहां पर मिल गया। उसके बाद एक्स लिमिटेड 4 लाख रुपए, तो एक्स लिमिटेड को 4 लाख रुपए का आपने पेमेंट किया, 100% का रिडक्शन मिला, 4 लाख रुपए ये हो गया। उसके बाद इन हाउस रिसर्च में 3 लाख रुपए अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 लाख रुपए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100% का रिडक्शन, ये 3 लाख रुपए ये हो गया। उसके बाद इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख रुपए का था, पर लैंड पर नहीं मिलता, तो 7.5 माइनस 5, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए इस पे आपको 100% का रिडक्शन मिला और ये 2.5 लाख रुपए, ठीक है? टोटल कितना आया? टोटल आया 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का आपका रिडक्शन आ गया, ठीक है? आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआई स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। तो एक बार चैट बॉक्स में जोर से निश्चय फॉरएवर कर दो। अगर आप लोग इसको प्रीमियर पे देख रहे हो, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो बाद में, तो फिर चैट बॉक्स में तो आप नहीं कर सकते, अपने मन में सोच लो निश्चय फॉरएवर। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, Mr. Gama, a proprietor, started a business of manufacture of tires and tubes for motor vehicles on 1st January 22. The manufacturing unit was set up on 1st May 22. He commenced this manufacturing operations on 1st June 22. The total cost of plant and machinery installed in the unit is 120 crores. The said plant and machinery included second-hand plant and machinery bought for 20 crores and new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 crores. Compute the amount of depreciation allowable under Section 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of the assessment year 23-24. Assume that all the assets were purchased by way of account paycheck and Mr. Gama has not opted for the provisions of Section 115 BAC. तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर देखो सब चीजें आ जाएंगी, साइंटिफिक रिसर्च भी आ गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आ गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ गया। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाएगी उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अब आओ देखते हैं इस पर। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बस इतना ही डेप्रिसिएशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और तो हमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, राइट? तो अभी देखो क्या क्या खरीदा गया प्रीवियस ईयर 22-23 में। प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर हम लोग बात करें तो ही कमेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन 1st June 2022, ठीक है? 1st June 22। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द यूनिट इज 120 crores, ठीक है? Said plant and machinery included second hand plant and machinery brought for 20 crores, तो मतलब 100 करोड़ पर ही आपको एडिशनल एप्रिसिएशन मिलेगा। एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। तो इसमें से 15 करोड़ आप और माइनस कर दो तो 85 करोड़ पर ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है? 85 करोड़ पर ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहां तक कि ये जो 15 करोड़ है इस पर तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको 105 करोड़ पर मिलेगा, ठीक है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको 105 करोड़ पर मिलेगा। ये 105 करोड़ कैसे हुआ? 120 माइनस 15,
ठीक है। टोटल कॉस्ट 120 की थी, 120 में से 15 करोड़ के ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाले थे इसको हटाओ, क्योंकि अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको ऑलरेडी 100% का रिडक्शन मिल गया है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस। तो 120 में से 15 करोड़ का हटाओ तो 105 करोड़ पर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 85 करोड़ पर मिलेगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन ना तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है और ना ही साइंटिफिक रिसर्च वाली प्लांट एंड मशीनरी पर आपको मिलता है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि टोटल नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपकी 120 करोड़ आती है। ठीक है, इसमें से यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च 15 करोड़ आप माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 105 करोड़ की ये रह जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल पाएगा। ठीक है, तो इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको कितना मिलेगा, 105 करोड़ पर 15% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 105 पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन मिला, 15.75 का डेप्रिसिएशन आपको मिला नॉर्मल वाला। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 120 करोड़। ठीक है, इसमें से आप साइंटिफिक रिसर्च वाला माइनस करोगे, साइंटिफिक रिसर्च वाला 15 करोड़ का है, और सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इसमें आप माइनस कर दोगे जो कि 20 करोड़ का है। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ का है, ये आप माइनस कर दोगे, 15 20 कितना, 35 करोड़ आप माइनस कर दोगे, और आपके पास बचेगा कितना एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये आपके पास 85 करोड़ का बचेगा फॉर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस 85 करोड़ पर आप 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन लोगे, तो 85 पर आप 20% का डेप्रिसिएशन लोगे तो ये 17 करोड़ का डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 15.75 प्लस 17, 15.75 प्लस 17, 32.75 का डेप्रिसिएशन आपका निकल कर आ जाता है। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चित फॉरएवर, बोलो निश्चित फॉरएवर। और अगर आप में से अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। Let's move on to the next question. Next question से पहले next concept, section 3580, which is amortization of preliminary expenses. जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस को कमेंस करने से पहले आपको बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, लॉयर की फीस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वगैरह 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 वगैरह। तो इन सभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन ले सकते हो इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कैसे, आओ देखते हैं। Preliminary expenses means the preparation of a feasibility report, preparation of a project report, conducting market survey or any other survey necessary for the business of the SSE, engineering services relating to the SSE's business, legal charges for drafting any agreement between the SSE and any other person for any purpose relating to the setting up to conduct the business of the SSE. These expenses are allowed as deduction only to resident assessees. सिर्फ resident assessees को मिलता है who incur such expenditure before commencement of business or after commencement for extension of setting up a new unit. Setting up a new unit के लिए अगर मतलब बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे को एक नई यूनिट सेटअप करनी है, तो उसके लिए जब मेरे को जो भी मेरा एक्सपेंडिचर इनकर होता है तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है। उस एडिशनल यूनिट का, उसका भी डिडक्शन मेरे को मिल जाता है। क्या लिमिट्स है, आओ देखते हैं। इंडियन कंपनी अगर है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर कोई अदर रेजिडेंट पर्सन है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, आओ देखो, मैं इसको अभी हम लोग क्वेश्चन से करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन से करते हुए धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज को लिया जाएगा, जो कम है उसको लिया जाएगा, जो ज्यादा है उसको लिया जाएगा, या क्या सीन है वो अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा, अगर आप कोई अदर रेजिडेंट पर्सन है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। राइट, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ यूनिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब 22-23 में लास्ट डे कौन सा होगा, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 में हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या निकला था। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको पता है इक्विटी भी आती है, डेट भी आती है। राइट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। राइट, शेयर कैपिटल इक्विटी हो गई, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपकी डेट हो गई फॉर न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन और सेटअप ऑफ न्यू यूनिट,
याद रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाई? क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काहे का रिजर्व्स, काहे का सरप्लस? सरप्लस का मतलब प्रॉफिट और रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट में से अगर थोड़ा सा पोर्शन आपने निकाल कर रखा हुआ है, दैट इज रिजर्व। तो काहे का रिजर्व, काहे का रिजर्व, काहे का रिजर्व, काहे का सरप्लस? रिजर्व्स और सरप्लस तो तब आएगा ना जब आपका बिजनेस चल रहा होगा, और अगर बिजनेस चल रहा है तो फिर काहे का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो तो शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिंपली प्योर एंड सिंपल इक्विटी प्लस डेट, राइट? The deduction is allowed in 5 equal annual installments. तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इसका रिडक्शन आपको मिलता है। तो पहले हमने डिटरमिन किया कि कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, तो वो निकल कर आया एक्चुअल या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज लोअर, राइट? एक बार डिडक्शन निकल कर आ गया, फिर ये मिलेगा कैसे? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इसका रिडक्शन मिल जाएगा। Audit is mandatory in the year in which the expenses are incurred other than the company and cooperative society. तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर जिस भी साल आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किया उस साल आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। If there is an amalgamation or demerger, then remaining deduction is allowed to amalgamated company या फिर resulting company. तो अगर मैंने अभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिडक्शन क्लेम करना शुरू किया, 2 साल बाद अमेलगमेशन या डीमर्जर वगैरह कुछ हो गया, तो जो भी रिजल्टिंग कंपनी होगी या अमेलगमेटेड कंपनी होगी उसको बचे हुए 3 साल में डिडक्शन मिलता रहेगा। पानी पी लेता हूं मैं। चलिए सर आगे चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, खत्म हो गया। क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। First Light Limited is an existing Indian company which sets up a new industrial unit. It incurs the following expenditure in connection with the new unit. Preparation of a project report 4 लाख रुपए, मार्केट सर्वे 3 लाख रुपए, लीगल एंड अदर चार्जेस फॉर इशू ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर न्यू यूनिट 2 लाख रुपए, टोटल 9 लाख रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस निकल कर आ गया है। ठीक है, टोटल 9 लाख रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस निकल कर आए। Following further data is given. Cost of project 30 लाख रुपए, capital employed in the new unit 35 लाख रुपए. What is the deduction admissible to the company under section 3580 for assessment year 23-24? राइट? तो अभी देखो क्या हो जाएगा, आप कितना अमाउंट एलिजिबल है, कितना अमाउंट एलिजिबल है, सबसे पहले तो वो निकालेंगे। तो लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस और या फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लोअर ऑफ एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 9 लाख रुपए। ठीक, अब इधर देखो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 30 लाख रुपए का 5%, 5% का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 30 लाख रुपए का 5% कितना आता है? 1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 लाख रुपए ये आया। 35 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी 5% लो। 35 लाख रुपए का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, का भी 5% लो, ये आता है 1,75,000 रुपए। और अब इसमें से जो भी हायर है वो आप, जो भी इसमें से हायर है आप वो लोगे। ठीक है, तो जो यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि कॉस्ट ऑफ ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें से क्या लिया जाएगा, लोअर लिया जाएगा, दोनों लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा वगैरह वगैरह, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 5% देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% देखो, इन दोनों में से जो भी हायर है उसको आप कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट से, एक्चुअल प्रिलिमिनरी कॉस्ट से, फिर इनमें से जो भी लोअर होगा उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। राइट, तो एक्चुअल प्रिलिमिनरी कॉस्ट 9 लाख रुपए, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों में से जो भी हायर है 175, इन दोनों में से जो भी लोअर है यानी 175, उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से जो भी लोअर है 1,75,000, इसका रिडक्शन आपको मिलेगा। और क्योंकि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा तो प्रीवियस ईयर 22-23 में 175 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा, जो कि कितना आएगा? 175 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा आपका? 35,000। आ जाएगा 35,000। तो 35,000 का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टे फॉरएवर, बोलो स्टे फॉरएवर, स्टे फॉरएवर, बोलो स्टे फॉरएवर। राइट, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉरी कॉन्सेप्ट ये रहा, 35 DDA amortization of expenditure incurred under voluntary retirement scheme। ठीक,
वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले चैप्टर में बात की थी कि कई बार एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज से कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम के रहे नहीं है, ठीक है, ऑल द मुंह पे नहीं बोलते, मन में सोचते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम का रहा नहीं, 4-5 साल बचे हैं इसके रिटायरमेंट के लिए। तो बेसिकली उन एम्प्लॉइज से जाके कहा जाता है कि भाई साहब आप स्वयं अपने आप से रिटायरमेंट ले लीजिए, और ये जो 4-5 साल आपको इन 4-5 सालों के लिए जो जितने की आपकी नौकरी बची है, हम आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन देंगे, राइट। अब ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन है, अगर आप 4-5 साल का एक साथ लमसम दे दोगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक साथ आप इतना सारा डिडक्शन क्लेम कर लोगे तो सरकार इसके लिए भी कहती है कि हम आपको इसका रिडक्शन तो देंगे, लेकिन अगेन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो आप देखो, this deduction is allowed to all assessees. This deduction is allowed in 5 equal annual installments. If there is an amalgamation or demerger, then remaining deduction is allowed to the amalgamated company or the resulting company. Simple. इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है आपका 35AD, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन टू स्पेसिफाइड बिजनेसेस। नाउ ये एक मजेदार चीज है। मजेदार चीज ये है कि ये ऐसे बिजनेसेस हैं, दीज आर द 14 बिजनेसेस जहां पर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो तो आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है जिस साल आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, राइट। तो ये सेक्शन 35AD में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इन वाले एसेट्स पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप 35AD में हो तो आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और अगर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा तो फिर आपको डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कौन कौन से ये 14 बिजनेसेस हैं, क्यों आए थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने अपनी डिटेल क्लासेस में बात की है, यहां पर करने की जरूरत नहीं है, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड बात हम लोग यहां पर करते हैं। तो वो 14 बिजनेसेस कौन कौन से हैं, आओ उसको देखते हैं। सर ये क्या 14 बिजनेसेस आपको लाइन बाय लाइन याद करने, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक आध बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बैठ जाएंगे, आपके मन में ये बैठ जाएंगे। उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार ये तो 35AD वाला बिजनेस था, राइट। तो सबसे पहला बिजनेस क्या है, सबसे पहला बिजनेस है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। कोल्ड चेन फैसिलिटीज क्या होती है, तो कोल्ड चेन वो चीज होती है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट करनी है, सपोज मेरे को यहाँ प्रयागराज से बैंगलोर आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट करनी है, तो मैं नॉर्मल कोरियर में नहीं भेज सकता, आई हैव टू सेंड इट थ्रू अ फैसिलिटी जिससे ये आइसक्रीम ठंडी रहे, राइट। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए अगर मैंने वेयरहाउस बनाया तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस में माना जाता है। laying and operating a cross-country natural gas or crude or petroleum oil pipeline network for distribution, including storage facilities being an integral part of such network। तो अगर नेचुरल गैस को इधर उधर भेजने के लिए मैं कोई पाइपलाइन वगैरह क्रॉस कंट्री में सेटअप करता हूं तो वो भी मेरा 35AD वाला बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। अगर मैं इंडिया में 2 स्टार या उससे ऊपर की कैटेगरी कोई भी होटल शुरू करता हूं तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाता है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। तो अब इससे ना आपको एक फील आ रही होगी कि देश की तरक्की के लिए जो जो बिजनेसेस हैं यहां पर मेनली वही वाले बिजनेसेस आएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर क्या हुआ, कोल्ड चेन फैसिलिटी। अभी कोल्ड चेन फैसिलिटी मैंने नाम तो आइसक्रीम का ले लिया, बट एक्चुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड इन अ रेफ्रिजरेटेड वे, राइट। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ट्रांसफर करने के लिए अगर आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी शुरू की, या फिर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की, या फिर आपने गैस वगैरह की सप्लाई के लिए कोई क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वाला नेटवर्क शुरू किया, या फिर आपने होटल 2 स्टार से ऊपर की कैटेगरी का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, राइट। तो जितने भी बिजनेसेस यहाँ पर 35AD वाले हैं वो सारे तरक्की वाले बिजनेसेस हैं, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ होटल 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी का, फिर आपका ये हॉस्पिटल हो गया 100 बेड से ऊपर वाली कैटेगरी का। उसके बाद डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार ये जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं इनको सरकार कहती है कि नहीं ये सारे के सारे स्लम्स हैं, इनको हटाइए और इसकी जगह पर हम बड़े बड़े फ्लैट्स बनाएंगे और फ्लैट्स में आपको रहने के लिए जगह देंगे, राइट। तो अगर कोई भी बंदा ये वाली चीज अंडरटेक करता है तो मैं सोचता हूं कि यहाँ पर अल्लाहपुर में या किसी भी और एरिया में वो है कुछ स्लम्स हैं, तो उन स्लम्स को मैं साफ करके उनकी जगह पर बिल्डिंग बना देता हूं और जो भी स्लम्स में लोग रहते हैं उनको मैं वो फ्लैट्स अलॉट कर देता हूं, राइट। तो इसके लिए अगर मैं कुछ भी एक्सपेंडिचर करूंगा तो फिर मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। आगे देखिए, developing and building a housing project under notified scheme for affordable housing framed by the central government or the state government। तो कई बार क्या होता है
गवर्नमेंट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं। जैसे यहाँ पर प्रयागराज में देयर इज समथिंग कॉल्ड इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडीए। दिल्ली में भी है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं और सोसाइटीज के फ्लैट्स को सस्ते में जो भी ओनर्स होते हैं उनको खरीदने के लिए बिडिंग दी जाती है कि सस्ते में खरीदे जा सकते हैं ये फ्लैट्स। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा ऐसा कर रहा है तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, ये भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस हो जाता है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962। तो कस्टम्स एक्ट जो कि आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, वहां पर आप इनलैंड कंटेनर डिपो या फ्रेट स्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे। अगर आप ये सब सेटअप करते हो तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस का पार्ट माना जाता है। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, तो अगर आप मधुमक्खी पालन करते हो तो वहां पर भी इसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस मान लिया जाता है। Setting up and operating of a warehousing facility for storage of sugar, right? तो even though sugar is not an agricultural produce, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि agricultural produce के लिए अगर आप warehousing facility सेटअप करते हो या मेंटेन करते हो तो फिर वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाता है। लेकिन बाद में इसमें शुगर के लिए भी ऐड कर दिया गया था। तो अगर आप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी सेटअप करते हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए इंक्लूडिंग शुगर, तो उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस मान लिया जाता है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, तो लोहा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको पिघलाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पिघलाने से उस स्लरी पाइपलाइन बोला जाता है जिससे लोहे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जिसके थ्रू लोहे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो स्लरी पाइपलाइन उसको बोलते हैं। तो अगर आप स्लरी पाइपलाइन सेटअप कर रहे हो तो भी आपका हो जाता है कि आपने स्पेसिफाइड बिजनेस किया है। Setting up and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit if such unit is notified by the board in accordance with the prescribed guidelines। तो गाड़ियों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट होता है जिसको सेमीकंडक्टर वेफर बोला जाता है। तो अगर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की आप यूनिट सेटअप कर रहे हो तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस हो जाता है। डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी आपने अगर देखा होगा तो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं। बहुत तेजी से हाईवेज वगैरह बन रहे हैं। जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, बहुत तेजी से हो रहा है। नई ट्रेन आ रही है, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एंड दिस ऑल हैज बीन गोइंग ऑन एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, राइट? तो अगर कोई भी बंदा इससे रिलेटेड बिजनेस करता है तो इसको भी सरकार ने कहा है ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस मान लिया जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? अ रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज और रेल सिस्टम, ठीक है। A highway project including housing or other activities being an integral part of the highway project, a water supply project, water treatment system, irrigation system, sanitation and sewerage system और solid waste management system, ये भी new infrastructure facility में आएगा। Port, airport, inland waterway, inland port और navigational channel in the sea, ये भी आपका new infrastructure facility में आएगा। तो ये 14 बिजनेसेस हैं। 35 AD इज वो 14 बिजनेस। तो ये 14 बिजनेसेस हैं जिनको स्पेसिफाइड बिजनेसेस का नाम दिया हुआ है। तो इन पर अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो तो फिर आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है। आगे देखते हैं नोट्स या कंडीशंस क्या है। तो अब बिजनेसेस शुड बी न्यू, ये नए बिजनेसेस होने चाहिए। 100% के लिए नए बिजनेसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका पुराना 2 स्टार होटल चल रहा है और उसके लिए आपने कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया तो भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं, नए बिजनेसेस होने चाहिए। दे शुड नॉट बी अ स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड, प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं, अक्वायर्ड होना चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड, ACQUIRED, प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड शुड बी न्यू। हाउएवर देयर आर 2 एक्सेप्शंस। तो पहली बात, नया प्लांट एंड मशीनरी होगा तभी आपको 100% का रिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। क्या? 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सेकेंड हैंड। अब देखो ध्यान रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन था, ठीक है, बिल्कुल भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता था। लेकिन ये जो 35 AD वाले बिजनेसेस हैं, यहां पर बोला गया है कि चलो ठीक है, टोटल प्लांट एंड मशीनरी का अगर 20% सेकेंड हैंड है तो उस 20% सेकेंड हैंड पर भी हम आपको 100% का रिडक्शन दे देंगे, राइट? दूसरा, इंपोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी एज न्यू ओनली फॉर दिस सेक्शन। कल ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने कोलंबो से एक मशीनरी इंपोर्ट की थी और वहां पर मैंने बात की थी, वहां पर उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये मशीनरी कोलंबो में यूज हो रही थी, इंडिया में तो पहली बार ही यूज हो रही है जी, ठीक है। तो हमने कहा था ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, अगर कोलंबो में भी यूज हो रही थी तो ये सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 35 AD के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर इंडिया के बाहर कोई मशीन यूज हो रही थी तो उसको इंडिया में सेकेंड हैंड मशीनरी नहीं माना जाता है और यहां पर भी आपको 100% का रिडक्शन मिल जाता है। आई एम श्योर सब समझ में आ रहा है। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट,
Under this section, deduction is allowed for all capital expenditures except land, goodwill and financial instruments. तो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर बाकी जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उस पर आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा. Deduction of expenses is allowed only if more than 10,000 rupees expenditure in a single day to a single person is paid by account paid check, account paid demand draft or other mode of electronic clearance system. मतलब 10,000 से ऊपर आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है. Depreciation is not allowed if deduction is claimed under this section. Obviously, अगर 100% deduction आपको यहाँ पर मिल गया तो फिर काहे का normal depreciation और additional depreciation कोई जरूरत नहीं बनती है उसकी. Expenditure incurred before commencement of business is allowed as deduction in the year in which the business is commenced. तो अगर commencement से पहले आपने कोई भी expenditure incur किया है तो जिस साल आपका business commence हुआ है उस साल आपको इसका reduction मिल जाएगा. Losses of specified businesses can be set off only against the profits of specified businesses and remaining losses can be carried forward for unlimited years, right? तो हम लोग जब ये set off and carry forward of losses वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी लॉस जो नॉर्मली लॉसेस होते हैं उनको आप 8 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे को इस साल 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, अब अगले साल मेरे को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो अगले साल 3 लाख पर टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ 2 लाख पर टैक्स देना होगा क्योंकि 1 लाख का लॉस अगले साल के 3 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर लूंगा. इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोला जाता है कि इस साल के लॉस को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, राइट? तो आइडियली सिर्फ 8 साल के लिए आप किसी भी साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो अनलिमिटेड इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. पहली चीज. दूसरी चीज स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब सेट ऑफ किया जा सकता है. किसी और बिजनेस के अगेंस्ट, उसके किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं किया जाता है. एक आइए, if any asset is sold on which deduction under section 35AD is claimed, then selling price of such asset is taxable under the head PGBP. तो अगर आपने किसी एसेट को बेच दिया जिस पर आपने 100% का रिडक्शन लिया था तो सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाए. ठीक है, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है. कॉमन सेंस वाली बात ऐसे है कि जब एसेट जब भी आपका बिकेगा तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पर बिकेगा, राइट? फेयर मार्केट वैल्यू पर बिकेगा, मतलब उतना डेप्रिसिएशन आपको क्लेम कर लेना चाहिए था, सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन आपका होना चाहिए था. वही बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी वगैरह वाली नॉनसेंस, जो मतलब नॉनसेंस नहीं, सेंसिबल चीजें जो हम लोगों ने आज ही की क्लास में स्टार्टिंग से की, राइट? तो लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपने 100% उसका रिडक्शन क्लेम कर दिया, पर 100% रिडक्शन क्लेम करने के बाद आपने यूटिलाइज कहां किया? आपने उसका 100% रिडक्शन क्लेम कर दिया पर आपने उसको बेच दिया, तो जितना भी पैसा आपको मिला वो पीजीबीपी में टैक्सेबल. ठीक, नॉट कैपिटल गेन्स में जितना भी पैसा बिका वो पीजीबीपी में टैक्सेबल. In case of hotels, if operations are transferred to any other person, then also deduction is allowed under section 35. Self-explanatory point. Petroleum, natural gas, pipeline business and new infrastructure business should be owned by Indian company or a consortium या मतलब group of Indian companies and approved from prescribed authority. तो अगर नेचुरल गैस पाइपलाइन का या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस आप कर रहे हो तो वो इंडियन कंपनी के द्वारा ओन होना चाहिए या फिर कंसोर्शियम मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज के द्वारा ओन होना चाहिए, तभी आपको इसमें 100% का रिडक्शन मिल पाएगा. राइट, आइए सर क्वेश्चन करते हैं. तो अभी हम लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई. ठीक है, चलिए सर पानी पी लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन देखा जाए. Mr. A commenced operations of businesses of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil on 1st April 2022. आओ देखो, मिस्टर ए ने बिजनेस किया, वेयरहाउस ये बना रहे किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए. फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हाँ. तो फूड ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए जो वेयरहाउस बनाया, क्या वो स्पेसिफाइड बिजनेस है? हाँ. शुगर, इवन दो शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि शुगर के लिए भी अगर आप वेयरहाउस बनाते हो तो उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस का दर्जा दिया हुआ है. एडिबल ऑयल, क्या एडिबल ऑयल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है? नहीं, एडिबल ऑयल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है. तो क्या ये एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा? नहीं, ये स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आएगा. देखो, ऑन 1st April 22 he incurred capital expenditure of 80 lakh, 60 lakh and 50 lakh respectively on purchase of land and building during the period January 22 to March 22 exclusively for the above businesses and capitalized the same in the books of accounts as on 1st April 2022. राइट, तो 1st April 22 से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन पिछले 3 महीने से खर्चा कर रहा है. राइट, खर्चा क्या कर रहा है? इसके लिए देखो, फूड ग्रेन्स वाले बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 80 लाख का किया, शुगर वाले वेयरहाउस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 60 लाख का किया और एडिबल ऑयल के बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख का किया.
तो क्या 50 लाख का भी 100% रिडक्शन मिल पाएगा? नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना, राइट? पर फूड ग्रेन्स और शुगर वाला जो 80 लाख और 60 लाख है, क्या इस पर 100% रिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, इस पर 100% रिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड केस में कोई भी लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए खर्चा ना किया गया हो। देखो, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स इज 50 lakhs, 40 lakhs एंड 30 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो फूड ग्रेन्स वाले बिजनेस में 80 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसमें 50 लाख लैंड है, तो 100% रिडक्शन 30 लाख का मिलेगा। शुगर वाले बिजनेस में 60 लाख का खर्चा किया, जिसमें 40 लाख लैंड है, तो 20 लाख रुपए पर 100% का रिडक्शन मिलेगा। 50, ये जो एडिबल ऑयल वाला बिजनेस है, इसके लिए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख किया और इसमें 30 लाख की जमीन है, तो 20 लाख पर ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। लाइन पर तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। During the previous year 22-23, he incurred capital expenditure of 20 lakhs, 15 lakhs and 10 lakh rupees respectively for extension या reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above businesses. तो ठीक है, नया बिजनेस है, नए बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर आपने 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख का और खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो 20 लाख पर 100% रिडक्शन, 15 लाख पर 100% रिडक्शन, पर इस 10 लाख पर सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई। देखो, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको इनकम ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन या डिडक्शन नहीं, आपको इनकम कैलकुलेट करनी है। And the loss to be carried forward, assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified under Section 35AD and wants to claim depreciation under deduction under Section 35AD and has not claimed any deduction under Chapter 6A under the heading deductions in respect of certain incomes. So ये हम लोग Chapter 6A वाले के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि बाद में जब चैप्टर करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। The profits from the businesses of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil before claiming deduction under Section 35AD and Section 32, मतलब ये specified business वाला deduction भी claim करने से पहले और depreciation भी claim करने से पहले क्या-क्या incomes थी, क्या-क्या profits थे? 16 लाख, 14 लाख और 31 लाख respectively. Also, assume in respect of expenditure incurred, the payments are made by account pay check or use of electronic clearance system through bank account. Right? बड़ा ही सिंपल सा हो गया। आप तो वेरी सिंपल, राइट? तो देखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड वेयरहाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, प्रॉफिट कितना हुआ? 31 लाख रुपए का हुआ। ये 31 लाख रुपए का हुआ। देखो, जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं उनका तो अलग से हम लोग देख लेंगे, उनमें आपको 100% का रिडक्शन मिल जा रहा है, उनमें आपको 100% का रिडक्शन मिल जा रहा है। आई होप ये वाली बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो देखो, हम लोग 31 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पर लेंगे, 31 लाख रुपए का एडिबल ऑयल वाले बिजनेस का, ये जो है ये 31 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन किसका लेंगे? ये 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, इसमें से 20 लाख, इसमें से 30 लाख रुपए की लैंड थी। ठीक है, तो 50 लाख माइनस 30 लाख, ये तो लैंड का खर्चा हो गया, इसको हटा दो। 20 लाख ये प्लस 10 लाख ये प्लस 10 लाख ये। ठीक है, इन तीन चीजों पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। 50 लाख का एक्सपेंडिचर किया पहले, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, लेकिन 30 लाख माइनस करने के बाद। क्यों? क्योंकि 30 लाख लैंड थी, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। प्लस 10 लाख रुपए जो कि साल भर में खर्चा हुआ इस पर, तो 50 लाख माइनस 30 लाख यानी 20 लाख, 20 लाख प्लस 10 लाख यानी 30 लाख। 30 लाख पर 15% के रेट से नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। सॉरी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं, ये लैंड, ये बिल्डिंग वाला है ना, क्योंकि खर्चा जो है ऑन परचेज, ये जो 80 लाख, 10 लाख, 60 लाख और 50 लाख है, ये हुआ है ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड वाला खर्चा 30 लाख माइनस कर दिया, बिल्डिंग पर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 20, 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज्ड। तो ये भी बिल्डिंग के लिए है, तो इस 10 लाख रुपए पर भी 10% का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। राइट, तो एक ही ब्लॉक है आपका 10% का। तो देखो, 50 लाख में से 30 लाख माइनस किया, 10 लाख ऐड किया, टोटल 30 लाख पर 10% का डेप्रिसिएशन, 3 लाख का आपको डेप्रिसिएशन यहां पर लग जाएगा। तो 28 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा फ्रॉम एडिबल ऑयल बिजनेस। ठीक है, फ्रॉम एडिबल ऑयल बिजनेस आपका ये 28 लाख रुपीस का निकल कर आएगा प्रॉफिट्स या गेन। राइट, अब एग्रीकल्चरल, अब स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। इनकम या लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, फूड ग्रेन्स या शुगर। तो आओ देखो, फूड ग्रेन्स के लिए प्रॉफिट कितना था? 16 लाख का प्रॉफिट था फूड ग्रेन्स में और 14 लाख का प्रॉफिट था शुगर में।
तो 16 लाख का प्रॉफिट हुआ, 16 लाख का प्रॉफिट हुआ फूड ग्रेन्स में और 14 लाख का प्रॉफिट हुआ शुगर में। टोटल कितना आया? टोटल ये आ जाएगा आपका 30 लाख रुपए। टोटल ये आपका 30 लाख रुपए आ गया। ठीक, अब आप लोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आप कितना लोगे? 80 लाख माइनस 20, 80 लाख माइनस 50 लाख, 80 माइनस 50 यानी 30 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा 30 लाख रुपीस। ठीक है, ये आ गया आपका 30 लाख रुपीस। शुगर में देखो 60 लाख माइनस 40 लाख यानी 20 लाख रुपीस का, तो यहां पर आप लोगे 20 लाख रुपीस का, तो ये 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का ये आ गया। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर 16 लाख रुपए और 14 लाख रुपए, नहीं सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इनकर किया एक्सपेंडिचर, तो 20 और 15 ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख और 15 लाख, ये आ जाता है आपका 35 लाख। ठीक है, 20 और 15 35 लाख का ये आ गया। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 30 प्लस 20 50 और ये 20 प्लस 15 35 और ये टोटल कितना है? 50 प्लस 35 85। ठीक है, तो अभी डिडक्शन कितना आएगा? डिडक्शन अलाउड पूरा 100% है, तो 50 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 35 लाख का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा और 85 लाख का भी पूरा आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो लॉस कितना हुआ? 16 लाख माइनस 50 लाख, 16 लाख माइनस 50 लाख, 34 लाख का लॉस यहां पर ये हुआ। ठीक, 14 माइनस 35 14 लाख माइनस 35 लाख, 21 लाख का लॉस यहां पर हुआ और 34 प्लस 21 यानी 45 लाख का लॉस। टोटल लॉस आपका 45 लाख का हो गया, सॉरी 55। टोटल लॉस आपका 55, टोटल लॉस आपका 55 लाख रुपीस का हो जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चित, forever बोलो निश्चित, forever निश्चित, forever बोलो निश्चित, forever। और इसी के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसके आप लोग प्लीज अच्छे से रिवीजन करके आइएगा और बाकी कल से वील बी स्टार्टिंग विथ दिस क्वेश्चन नंबर, देखा गया क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये लॉक इन पीरियड आ जाएगा। एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, कल मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट। बाकी ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर लो। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज रिवाइज प्रॉपरली करते रहो, अदरवाइज ये जितना भी एफर्ट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं उसका कोई भी यूज नहीं होगा अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पर मतलब एक टीवी शो की तरह से इसको देखोगे। ठीक है, रोज रात को 9 बजे एक एपिसोड टेलीकास्ट होता है, हाँ एपिसोड टेलीकास्ट होता है, लेकिन इस एपिसोड में बहुत सारा आपको होमवर्क भी मिलता है और होमवर्क यही है कि आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो, राइट। तो प्लीज रेगुलरली आप रिवाइज करते रहिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर सीए पर क्लिक करेंगे। सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करेंगे। आज आखिरी डेट है इसके लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर जब क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप गेट प्लस पर क्लिक करिएगा। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा और अगेन एज आई सेड 31 जनवरी इज द लास्ट डेट। अब अगर कल बढ़ जाए तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो 31 जनवरी इज द लास्ट डेट। तो यहां पर आप निश्चेन यानी मेरा कोड यूज करके अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि प्राइसेस हैव ऑलरेडी बीन स्लैश डाउन बाय 10% ऑन द वेबसाइट। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे निश्चेन तो आपको 20% का डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा, राइट। So thank you so much everyone. Do like the video, comment करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा and I'll see you guys tomorrow exactly at 9 PM. Take care, अपना ख्याल रखिए, bye bye.